दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, एक बली कुंडली बली नक्षत्र से ही सिद्ध हो जाती है। अगर आपकी कुंडली के जन्म के नक्षत्र बहुत अच्छे बने हुए हैं, नक्षत्र का अधिपति अच्छा बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को बड़ी ही शानदार जीवन दे देता है। पद, प्रतिष्ठा। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने ही निर्णयों के कारण कई बार उस प्रतिष्ठा को जीवन भर कायम नहीं रख पाता है, या ये भी होता है कि उस प्रतिष्ठा को वो उतना आदर जितना उसको रेगुलर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, ये कुंडली मेरे पास आई है नाडिया, वेस्ट बंगाल, और इन्होंने लिखा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में या ऐसे कुछ किसी उसमें काम करते हैं, या ऐसे कुछ अच्छे पद पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुछ लिखा है इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया, ज़्यादा अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने। और भी कुछ लिखा कि IAS IPS ऐसे कुछ अच्छे पद पे हैं, कहने का अर्थ है। इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे व्यक्ति बहुत ही उच्चतम और श्रेष्ठ पदों पे जाके विभूषित होता है। तो ये कुंडली बनती है तुला लग्न की। लग्न में मंगल केतु के साथ, लग्न में मंगल बैठे हैं पर राहु के साथ नहीं बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। लग्न का मान 11 अंश का बड़ा ही मजबूत और प्रबुद्ध लग्न होता है। तो लग्न का मान अगर जातक की कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है तो इसका अर्थ होगा कि वो व्यक्ति बड़ा ही श्रेष्ठ आचरण करने वाला तो है ही, कई बार अपने जिद अपने हठ के कारण लोगों का दुश्मन भी बन जाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में उसको इंतजार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्योंकि लग्न में मंगल है, केतु उनके प्रभावों में वृद्धि देंगे। पर एक अच्छी बात यहाँ ये होगी लग्न में कि वो व्यक्ति बड़ा ही शानदार अभिनय करने वाला होगा। यहाँ अभिनय करने का अर्थ अभिनय से नहीं है, उसको जो काम दिया जाएगा बहुत ही मजबूती से और श्रेष्ठता से करता है। ये बहुत अच्छी और उच्चतम कुंडली साबित हो जाएगी, बताऊंगा आगे कैसे। तो मैंने क्या बात कही कि लग्न का मान बहुत अच्छा बैठा है। लग्न में केतु व्यक्ति को अनुभवी और थोड़ा भ्रमित रहने वाला बनाएंगे। अब भ्रम इसका कैसे होगा कि व्यक्ति के पास चाहे जितना भी हो जाए वो भविष्य को लेकर के थोड़ा डरा हुआ सा रहता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को जन्मे हैं, ये पूर्णेंदु होते हैं चंद्रमा। तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा जो होंगे वो पूर्णेंदु होंगे और व्यक्ति को सुंदर बनाएंगे। आयु अच्छी, धन अच्छा, लगातार एक जैसा धन व्यक्ति के पास आता रहता है। मृदुभाषी होता है, व्यक्तित्व निखर करके उसका समाज के प्रति सामने आता है, और गहरे मित्र रखने वाला होता है। मतलब ऐसे मित्र होते हैं जो इन्हीं की भांति गंभीर होते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे, शिशिर ऋतु पे शनि का प्रभाव होता है, इस वजह से व्यक्ति का काम थोड़ा बहुत रुकता सा है। उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभग्रह होते हैं वो बली हो जाएंगे। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शुभग्रह होते हैं बुध नवम के साथ 11वें भाव के अधिपति हैं। 2 शुभग्रह गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग, जिसको मैं राष्ट्रपति योग कहता हूँ। अब जरा सोच के देखिए कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे पद पे हूँ, था या रिटायर कर गया, ऐसा ही कुछ इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या पता नहीं कुछ लिखा था इन्होंने, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुछ इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत अच्छे पद पे हूँ, लिखा है इन्होंने कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर एंड यूनाइटेड नेशन का मेंबर हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब ये मैं इस कुंडली से कैसे इस चीज़ को पुष्टि कर सकता हूँ इस बात की कि यहाँ गुरु और चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा उच्चतम स्तर की देते हैं। यहाँ सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, तर्क बल, समस्याओं को समझने की अद्भुत शैली, और इतना ज्ञान, स्थिरता, मन बिल्कुल स्थिर है, ज्ञान बहुत उच्चस्त लेवल का है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो कितने अच्छे बैठे। शनि का 6वें भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देखना, और शुभ ग्रह की बात मैं कर रहा था कि उत्तरायण में शुभ ग्रह सारे के सारे बलवान होते हैं। तो चंद्रमा पहले ही पूर्णेंदु हो रहे हैं और दशम स्थान में पद देते हैं,
पद से ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। और यहाँ गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग पूर्णतया लागू होगा, चरित्रवान व्यक्ति होगा, क्योंकि गुरु ने बुध और सूर्य दोनों को देखा है। लग्न में मंगल बैठे हैं जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ द्वितीयेश होकर के। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में महिलाएं आती हैं, लोगों का संपर्क होता है, मित्र होते हैं, गंभीर मित्र होते हैं। व्यक्ति का जो हिडन ट्रूथ होता है वो कई बार होता है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें कर गुजरने वाला होता है, बहुत सारी चीज़ें करने वाला होता है, पर वो जितना करता है उतना लोगों को बताता नहीं है। इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेंगे व्यवहार कुशल होने में, और कुछ उसके सकारात्मक, मतलब कई बार व्यक्ति सामने से जो है वो अंदर से नहीं है, जो अंदर से है वो सामने से नहीं है। यही राजनीति व्यक्ति को आगे लेके जाती है। नहीं तो कई बार व्यक्ति डिप्लोमेसी में फंस जाए या इमोशनल होकर के अपने स्वयं का नुकसान कर ले। यहाँ मंगल का प्रभाव, मंगल लग्न में बैठे, एक अंश के बैठे हैं, इस वजह से तुला लग्न के कुंडली के लिए मंगल का वैसे लग्न में बैठना एक तरफा कुछ अच्छे परिणाम भी देगा और कुछ बुरे परिणाम भी देगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र में 2 शुभ ग्रह, यहाँ एक बुध भाग्य भाव के अधिपति होकर के माता पिता को व्यक्ति खूब माता पिता की सेवा करता है, तीर्थ से भी ज़्यादा माता पिता की सेवा करते हैं। वो भले तीर्थ का अनादर कर दे पर माता पिता का अनादर नहीं करता है। समस्याओं को समझने की पूरी शक्ति, चीज़ों को अपना कैसे बनाना है इसका ज्ञान, रिपोर्ट कैसे करना है ये बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, धन संपत्ति बड़ी अद्भुत हो जाती है। थोड़ी सी कमजोरी मानसिक शांति को लेकर के होगी, क्योंकि ये सूर्य और बुध को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। दरअसल ग्रहों का जो बल होता है वो किसी विशेष भाव में ज़्यादा हो जाता है। तो गुरु और चंद्रमा तो बहुत अच्छे बैठे हैं, पर सूर्य और बुध यहाँ पे निर्बल हो जाते हैं। और जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति जन्म कुंडली में शश योग लगा रहा है। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग, हंस योग लगेगा, बुद्धादित्य योग लगेगा, और छठवें भाव में जो शनि की स्थिति बैठी है, शुक्र यहाँ बैठे हैं, ये शुक्र हैं। तो शुक्र जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं उच्चाभिलाषी, और शनि बैठे हैं नीचाभिलाषी। इस कारण से यहाँ शनि के नीचाभिलाषी बैठने के कारण और छठवें भाव में बैठने के कारण चतुर्थेश होकर के, पंचमेश चतुर्थेश होकर के शनि छठवें भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु से ये भी भाव दृष्ट है। और जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठ करके व्यक्ति को माता पिता, धन संपत्ति, देश से बड़ी अच्छी जो है वो लाभ की स्थिति में लेके जाते हैं। ये जो चतुर्थ भाव के अधिपति छठवें भाव में बैठे थे और चंद्रमा पूर्णेंदु होके बैठे थे, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। उस नौकरी में पद कैसा, क्योंकि उच्च के गुरु और छठवें भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के नौकरी में, व्यक्ति की परेशानियों में साहस, बल और उसको एक अच्छा नेचर देने वाला बना रहे थे। मैं अभी बात पंचांग पे ही कर रहा था। बात करते हैं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के चंद्रमा के बारे में। तो आपको एक बड़ी अच्छी ग्रंथ है, उसमें से 2-3 बातें आपको बता दूं कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा उसका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, तो वो कैसे ऊंचा करेंगे कि उस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा अगर ठीक हैं तो चंद्रमा ठीक होते हैं शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक। यहाँ इस चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, लाभ, व्यापार और सामाजिक न्याय, इतना ही नहीं उससे भी ज़्यादा व्यक्ति को उसके मानसिक शांति का प्रभाव देखा जाता है। व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है, जिद्दी है, क्योंकि लग्न में मंगल है। तो ईर्ष्या है नहीं है, जिद है, द्वेष नहीं है, छल कपट मोह मात्सर्य आलस्य प्रमाद कुंठा ये सब चीज़ें नहीं हैं। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण इसी बात से मिल जाए कि जन्म कुंडली के चंद्रमा की स्थिति गुरु के साथ है, जहाँ व्यक्ति की यशस्विता, उसकी दार्शनिकता, उसका प्रभाव, उसका चरित्रवान होना, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जान दे देना और कभी भी समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं अपनाना। बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, लेकिन अच्छे के साथ अच्छा ज़्यादा करता है, ये अच्छी बात है। चापलूसी नहीं दुर्योधन की तरह। दुर्योधन ने महाभारत युद्ध में प्रथम अध्याय में ही आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भगवत गीता में पहले ही अध्याय में बात आती है कि दुर्योधन युद्ध के मैदान में गुरु द्रोणाचार्य की भी चापलूसी कर रहा था, जबकि उन्हें पता था, जबकि दुर्योधन को ये बात पता थी कि ये मेरे ही साथ हैं, पर फिर भी युद्ध के मैदान में होने के बाद रणभेरी बजने से पहले वो फिर भी उनकी चापलूसी करता है ना। तो यहाँ व्यक्ति चापलूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि गुरु और सूर्य जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति समझौतावादी प्रवृत्ति का नहीं होता, वो अपनी समस्याओं के लिए किसी का भी पैर पकड़ने वाला नहीं होता है। वो किसी भी स्थिति में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, और ये सिद्धांत उसके साथ जीवन भर लागू रहता है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस कुंडली में आगे बढ़ के बताता हूँ। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे बलवान नक्षत्र अगर कोई है तो वो पुष्य नक्षत्र है। और ये नक्षत्र के जातक, इनको बीमारी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ये बीमार नहीं होते, है ना, ये बीमार नहीं होते बहुत ज़्यादा, इनको स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। खास करके जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे होते हैं तो कई बार संतान से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन संतति से हालांकि मतभेद भी नहीं होता, यहाँ पे प्रेम बढ़िया मिल जाता है। और शनि की दृष्टि, पुष्य नक्षत्र के स्वामी देवता वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति है ना। देवगुरु बृहस्पति का ये शनि का ये नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो कुशा के ब्रह्मा जी बना करके, कुशा की ब्रह्मा जी की तस्वीर ऐसे मूर्ति बना करके कुशा की, और उनकी पूजा करनी चाहिए। या अगर ये नहीं हो सकता है तो आप रविवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़े, है ना, या गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो उस दिन वो कुशा उखाड़ करके और उसकी जड़ को अपने दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली के 3 गुणा, मतलब इस तर्जनी उंगली के बराबर 3 गुणा करके चांदी के ताबीज़ में भर के, और ओम विष्णवे नमः ये भी पढ़ सकते हैं, या ओम ब्रह्मणे नमः ये भी पढ़ सकते हैं, या ओम गुरुवे नमः, तीनों में से कोई भी मंत्र पढ़ के उस जो कुशा की जड़ है उसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो शांत होती ही है, साथ ही साथ जीवन में जो भी परेशानी छोटी बड़ी चलती रहती है उसका अंत होने लगता है। इस कुंडली के लिए पुष्य नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं उनको निश्चित रूप से गाय का दान करना चाहिए, है ना, एक रंग की गाय दान करनी चाहिए। साथ ही साथ रविवार के दिन आवश्यक रूप से किसी ब्राह्मण को अनाज दान करना चाहिए। क्लियर है। गीता जी की ग्रंथ की पुस्तिका, गीता ग्रंथ अगर जो है वो, उसका दान आपको करना चाहिए। पर योग्य व्यक्ति को राह चलते गीता जी दान नहीं करनी चाहिए। मैंने कई बार, मैं कभी पुरी गया था तो किसी सड़क पर मैं चल रहा था, वहाँ पे तो कोई मुझे आकर के गीता जी दे रहा था। मैंने कहा नहीं, ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए, उसे आप राह चलते किसी को नहीं बांट सकते। तो कहने का अर्थ है योग्य व्यक्ति को जो उसका सम्मान करे वैसे व्यक्ति को आप ग्रंथों का दान कर सकते हैं। कुशा दान कर सकते हैं, कुशा जो है, कुशा का आसन वो दान कर सकते हैं, ऊन दान कर सकते हैं, है ना, और भी साथ ही चीज़ फल दान कर सकते हैं। अपने वजन के बराबर प्रत्येक जन्मदिन को निश्चित रूप से आपका जन्म जो मनेगा वो शिशिर ऋतु में पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, उसी के आसपास जब पुष्य नक्षत्र आए तो आपको दान करना चाहिए और उसी दिन जन्मदिन मनाना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूष माह में पूरा 29 दिन बीत जाएगा, तब अंतिम दिन शुक्ल पूर्णिमा आएगी, उसी दिन दान करना चाहिए। क्लियर है। प्रीति योग में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति को अपने से बड़ी उम्र से महिलाओं से प्रेम हो जाता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण बहुत बढ़िया है, मतलब नक्षत्र का बल बढ़िया, ब्राह्मण वर्ण के हैं, इस वजह से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। हाँ, ये बात है कि व्यक्ति को जब क्रोध आएगा तो फिर वो किसी का नहीं है, लेकिन वैसे सामान्यतया क्रोध ही स्वभाव का नहीं है। परिस्थिति जनक जो क्रोध होता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन स्वभावगत वो व्यक्ति क्रोधी नहीं है। एक परिस्थिति जनित क्रोध करता है तो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन वो रेगुलर हमेशा ही क्रोध में रहता है, ये बात समझ में नहीं आती। इस वजह से यहाँ पे ये व्यक्ति परिस्थिति जनित क्रोध कर सकता है, समझौता नहीं करेगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पे डट करके मुकाबला करने वाला कट्टर होता है, सैद्धांतिक पक्षों का अवलोकन करने वाला होता है, सबको अच्छा ज्ञान देने वाला और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ये सब चीज़ें इस कुंडली की अच्छी बात है। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है उसमें एक बात मैंने बुरी कही है कि व्यक्ति जिद्दी है और जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि लग्न में मंगल का प्रभाव है और सूर्य और बुध के चतुर्थ स्थान में कमजोर और निर्बल होने के कारण, चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध कमजोर हो जाते हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार गलत जगहों पे भी तर्क करते देखा जाता है, कुतर्क भी करता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने पोस्ट में एक बात लिखी थी कि जो लोग बेवजह तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, वो नरकगामी होते हैं, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। तो बेवजह कुतर्क नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्मशास्त्र पे हो, चाहे वो सभ्यता संस्कृति आदि चीजों पे, परंपराओं पे हो। गलत तरीके का तर्क आपको नरकगामी बनाता है। क्लियर है। इस कुंडली का लग्न
बढ़िया, लग्न का अंश बढ़िया। और मैं समझता हूं कि इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह के रूप में जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा उपस्थित है वो स्वयं आपकी कुंडली में बुध देव है, जो आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठ करके केंद्र त्रिकोण का योग लगा दिए, चतुर्थ स्थान में गजकेसरी योग बन गया। और लग्नेश का सप्तम भाव में जाना, सप्तमेश का लग्न में जाना, ये कई बार दाम्पत्य में थोड़े बहुत कठोरता या फिर दाम्पत्य में थोड़े बहुत मतभेद या कई बार उसमें थोड़े से असमंजस की स्थिति देते हैं। हालांकि शुक्र यहाँ पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, जिसपे केतु का प्रभाव है, शनि आगे बैठे हैं और शुक्र का प्रभाव बहुत बढ़िया है। इस वजह से व्यक्ति की आयु और व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का विवेक, ये सब और शुक्र का संपूर्ण परिणाम मिलेगा, क्योंकि लग्न के अधिपति जहां बैठे हैं पंचम भाव में, ये विवेक का भाव है। और इसके ठीक पीछे सूर्य और बुध बैठ करके लग्न का बल बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा एकादशवें भाव का बल बढ़ा रहे हैं। गुरु की दृष्टि धन, चतुर्थ और छठवें भाव पे हर जगह अच्छी पड़ रही है। बस यहाँ पे राशि के कारण थोड़ी गड़बड़ी होगी, लेकिन सूर्य और बुध पे कम से कम देखने के कारण व्यक्ति को अपने से बड़ों का सुख मिलता है, नौकरी में लाभ होता है, धार्मिकता रहती है और दार्शनिकता भी रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ के और भी बातें बता दूं तो इस कुंडली में यहाँ पे थोड़ी कमजोरी निद्रा में और तर्क वितर्क में होता दिख रहा है। राहु के कारण यहाँ पे पत्नी जो होती हैं वो कई बार शंकालु प्रवृत्ति वाली होती हैं। अब यहाँ रोक करके मैं नवांश चक्र पे लेके आता हूँ। नवांश चक्र में 10 नंबर की राशि लग्न में बनी है, जो यहाँ के चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। और दशमांशा चक्र में भी ये दशम भाव, चतुर्थ भाव के ही स्वामी हैं, जो यहाँ पे लग्न के अधिपति बने हैं। ये इस बात की मैं 200% पुष्टि करता हूँ कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र में जो राशियां बनी हैं, अगर वही लग्न और नवांश की भी राशियां लग्न में वही बन जाए तो ये कुंडली के प्रोग्रेस को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। साथ ही साथ यहां अब मैं एक संबंध बताता हूं। चंद्रमा यहां कर्क राशि में बैठे हैं और यहां चंद्रमा बैठे हैं कहां? सिंह राशि में। तो चंद्रमा यहां से एक घर आगे गए और इस चंद्रमा के साथ गुरु यहां भी बैठे हैं। यहां भी गुरु और चंद्रमा एक साथ, यहां भी नवमांश में भी गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। इस वजह से समस्या को समझने की जो ताकत होती है वो व्यक्ति के पास ज़्यादा होती है और उसका रिसर्च बड़ा डीप होता है। साथ ही साथ इसी गुरु की दशा में व्यक्ति को बड़ी अच्छी सफलता भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, चीज़ों को समझने की जो शक्ति है, ग्रास्प कैपेसिटी जो है, वो व्यक्ति की बड़ी अद्भुत और पुरातन है या विरासत में मिली हुई है। अब आगे मैं आपसे और भी चीज़ें बता देता हूँ। इस कुंडली में हम बात करेंगे आगे की दशाओं पे, जिसमें 2027 के दिसंबर से सूर्य की दशा चलेगी। और अभी लग्नेश की ही दशा थी, जहाँ व्यक्ति को अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, उसका यश बढ़ता है। इसी शुक्र की दशा में उसको घर बैठे भी आमदनी के सोर्स जनरेट हो जाते हैं। इसमें और भी बातें हैं, जैसे सूर्य की दशा में सूर्य, यहाँ भी मैं चंद्रमा के ऊपर बात कर रहा था, चंद्रमा और गुरु कर्क राशि में। सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ मकर राशि में चौथे स्थान में, सूर्य यहाँ मेष राशि में चौथे स्थान में। भाव से वर्गोत्तम होने के कारण सूर्य की दशा जातक की कुंडली में अच्छी जा सकती है। इसका एक दूसरा कारण ये होगा कि यहाँ सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं और उनके ठीक 11 घर आगे मंगल और राहु इनका लाभ बढ़ा रहे हैं। इस भाव के ऊपर गुरु की अगर बात करते हैं तो गुरु की भी दृष्टि जा रही है। इस वजह से गुरु इस कुंडली के लिए अष्टमेश को, जो विपरीत स्थितियों का निर्माण कर रहे थे, जो काफ़ी अंतिम दशा में होगी। हालांकि सूर्य की दशा में व्यक्ति के समझने और सोचने की शक्ति, समस्याओं को समझने और याद करने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। एक नुकसान इस कुंडली में मैं आपको बता दूं, चतुर्थ स्थान के अधिपति का अष्टम भाव में या छठवें भाव में जाना, ये कई बार कुहू योग का निर्माण करता है, जिसके कारण व्यक्ति को मामा मामी से, नाना नानी से संबंधों में कड़वाहट देखने को मिलती है। कई बार यहाँ जब चतुर्थ स्थान के अधिपति छठवें भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति को सरकारी संपत्ति का सुख तो मिल जाता है, पिता से संपत्ति का सुख तो मिल जाता है, पर व्यक्ति स्वयं अपने पिता को सुख नहीं दे पाता है या कई बार अपने पिता की संपत्ति से बहुत ज़्यादा वो खुशी प्राप्त नहीं कर पाता है। और इसी प्राप्त नहीं कर पाने की खुशी के कारण वो अपने बल पे धन कमाना चाहता है, वो किसी के भरोसे अपने जीवन की नैया पार नहीं करना चाहता है। मंगल तुला राशि में लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में भी तुला राशि में। इस वजह से इस कुंडली के सूर्य भी वर्गोत्तम हो गए और मंगल भी वर्गोत्तम हो गए। गुरु और चंद्रमा एक साथ हर जगह बैठ रहे हैं। यहाँ पे भी गुरु चंद्रमा एक साथ हैं, यहाँ पे भी गुरु चंद्रमा एक साथ हैं और यहाँ भी गुरु चंद्रमा एक साथ हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन का जो उच्च आदर्श होता है वो सदैव सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और ये व्यक्ति को बड़ा ही श्रेष्ठ बनाने में
100% उनकी भूमिका गुरु की दशा में बहुत अच्छी हो जाए, चंद्रमा की दशा में अच्छी हो जाए, सूर्य और मंगल की दशा में भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती है, पर भूलने की बीमारी कई बार व्यक्ति को परेशान कर सकती है, चीज़ें भूलने की स्थिति में चला जाता है। बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं यहाँ, और नौमांश कुंडली में भी बुध जो बैठे हैं वो मिथुन में बैठे हैं, यानी कि यहाँ मकर में और यहाँ नौमांश में मिथुन में। इस वजह से बुध की दशा कई बार छोटे मोटे बीमारियों का देने वाली, जैसे वात पित्त कफ थोड़ा बहुत कमज़ोर रहे, या कई बार व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है, या वो कई बार लड़ने पे उतारू हो जाता है, या अपनी चीज़ों को, या एक होता है जैसे कि बैलेंस बना लेना, वो नहीं बना पाता है, या एक ही जैसे हमेशा बने रहने के कारण अवस्था के हिसाब से जो बदलाव करना चाहिए वो व्यक्ति बदलाव नहीं करता है और अपनी बचकानी हरकतें करता रहता है, जिसके कारण उसके जीवन में कई बार शत्रु, या कुछ निगेटिव सेंस में इसको बता सकते हैं कि कुछ शत्रु बन जाते हैं या बन जाते हैं, जहाँ व्यक्ति शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये बुध के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि बुध लग्न कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने पूर्वजों की, माता पिता की सेवा करने वाला और खूब अच्छी आराधना करने वाला होता है, भगवत भक्त होता है, कृतज्ञ होता है। गुरु के बारे में बात करेंगे तो गुरु कर्क राशि में यहाँ पे और यहाँ पे सिंह राशि में बैठ रहे हैं, इस वजह से उनकी दशा में छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, पेट और अपच, एसिडिटी आदि। शुक्र जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं, जबकि नवांश कुंडली में वो अपनी राशि में तुला में जा रहे हैं, यहाँ कुंभ में और नवांश कुंडली में तुला में। ये अच्छी बात होगी कि नवम पंचम के संबंध में जा रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा व्यक्ति को मान, पद, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख और वैभव देने वाली साबित होगी। जबकि शनि इस कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं, नीचा विलासी ग्रह कमज़ोर होने लगता है, और यहाँ पे शनि जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं कर्क राशि में, यहाँ पे मीन में और यहाँ कर्क में। जरा संबंध देखिए तो ये त्रिकोण का ये भी ग्रह बन रहा है। इस वजह से शनि की दशा भी व्यक्ति को भाग्य का सुख देने वाली, संतति का लाभ देने वाली और नौकरी आदि देने वाली साबित होती है। ये तो ग्रहों का संबंध रहा। नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में लग्न का अधिपति शनि एकादशवें भाव में बैठ करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को और करियर को ऊंचाइयां दे रहे हैं, जबकि द्वितीय भाव में शुक्र और बुध व्यक्ति को अच्छी खासी संपत्ति और विदेशी संपर्क से, बाहर के पैसे से, बाहरी संस्थाओं में काम करके व्यक्ति का यश समाज में फैलता है। इसके अतिरिक्त गुरु और चंद्रमा का प्रभाव बड़ा अच्छा साबित हो जाता है। ये बहुत अच्छी कुंडली साबित हो जाएगी। अभी हमें 2027 के दिसंबर तक अपने निर्णयों पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य में मानसिक चिंताओं पे ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम का भाव जन्म कुंडली का चौथा भाव है। धर्म अर्थ भाव के अधिपति लग्न में, काम भाव के अधिपति अर्थ भाव में बैठे हैं, इस वजह से धन का सुख रहेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष भाव कमज़ोर हो रहा है, इस भाव के अधिपति रोग में जा रहे हैं। शनि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है, इस वजह से हमें लंबी बीमारी न हो और एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं आदि का योग भी बना हुआ है। गिर जाने का, सीढ़ी पर से गिर जाना, ऐसे चिकनी जगहों पे जाने से गिर जाना और चोट लगना, इन सब चीज़ों की शिकायतें व्यक्ति को देखने में मिलती हैं। कई बार हड्डी टूट जाती है तो उसमें समस्या बनती है। तो इतनी सारी बातें। उसके बाद बात करते हैं तो धर्म शुक्र बढ़िया, अर्थ शनि न्याय के साथ धन, काम कंफ्यूज है और मोक्ष इस भाव के अधिपति पंचम में, यानी कि मोक्ष और धर्म का योग बना हुआ है। धर्म भाव के अधिपति मोक्ष भाव में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष का संयोग हो रहा है। या धर्म भाव के अधिपति मोक्ष भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, तात्कालिक मैत्री में बैठे हैं। केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो चर प्रकृति की राशियां बनी हैं। दूर जाकर के व्यक्ति धन कमाता है पर जमीन से जुड़ा हुआ होता है। अर्थ भाव में दो शुभग्रह, उच्च के गुरु, स्वग्रही चंद्रमा, तो धर्म के बाद अर्थ व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होती है, बुढ़ापा अच्छा बीतता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में काम उत्तेजक भावनाएं होती हैं। मोक्ष भाव के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में माता से कभी कभी मतभेद देखने को मिलता है या वहाँ पे थोड़े तर्क वितर्क होते देखे गए हैं। पिता भाव ठीक है, सामाजिक स्थिति ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ग्रह कौन सा कितना प्रतिशत बल देगा या फल देगा। तो सूर्य को हमें बल बनाना है, मांसाहार का त्याग, रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं। चंद्रमा को बल देने के लिए रेगुलर हमें वर्तमान पे ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा वर्तमान के कारक होते हैं। अगर हमारा वर्तमान ठीक है तो भविष्य भी बिल्कुल ठीक है। मंगल बाल्यावस्था के 25% का परिणाम दे रहे हैं, इस वजह से उत्तेजित होकर के हमें किसी को भला बुरा नहीं कहना है। बुध का प्रभाव 100% का परिणाम देगा, लेकिन बुध की दशा में चूंकि जन्म कुंडली में वो मंगल के प्रभाव में है
और रोगेश गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से कभी कभी पाचन तंत्र, वात पित्त कफ आदि त्रिफला आदि का सेवन, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने से लाभ हो जाएगा। तो ये बात मैंने यहाँ तक की। उसके बाद गुरु की बात करते हैं तो गुरु अवस्था में तो मृतप्राय हैं। एकादशी का व्रत करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, चतुर्थी का व्रत करिए, तीनों में से कोई एक उठा लीजिए। एकादशी और लगातार ये तीनों पड़ जाएंगे, इस वजह से अगर बन पड़े तो आप किसी एक व्रत को उठा लीजिए। एकादशी के दिन रोटी का सेवन करिए, द्वादशी के दिन दान करिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए और दीप दान करिए, है ना। अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए, प्राणायाम किया करिए। गुरु के बाद शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में 25% का फल दे रहा है, इस वजह से शुक्र को हमें ठीक करना होगा। हालांकि अब वैसे चांदी वगैरह का सेवन भी कर सकते हैं, चांदी के जल में, चांदी के बर्तन में जल का सेवन कर सकते हैं। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो इस कुंडली के लिए जो तुला लग्न की है, इसमें पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के व्यक्ति को पहले नौकरी देते हैं। यहाँ पे त्रिकोण में बैठे हैं, 4 नंबर की राशि में, यहाँ 12 में त्रिकोण में जा रहे हैं, इस वजह से अच्छी बात है। पर अवस्था के हिसाब से मृतप्राय होने के कारण इसमें इंटेंसिटी थोड़ी कमजोर हो रही है। इस कारण से व्यक्ति कई बार अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाता है। अभी भी जो आपके कर्तव्य थे, जिसको आपने पूरा नहीं किया है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। और दरअसल उसके बाद अगर राहु और केतु की बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए राहु तो दरअसल यहाँ मंगल की राशि में बैठे हैं, और जो स्थिति इनकी बनी है अवस्था में तो 18 अंश के हैं, मेष राशि में विषम संख्या की राशि में वृद्ध हो जाते हैं। और परेशानी ये है कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का, परेशानी नहीं बहुत अच्छी बात है कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, योग कारक ग्रह या लग्नेश के नक्षत्र में जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति मंगल उसे देख रहा है। इस राहु से 4 घर आगे गुरु चंद्रमा बहुत अच्छा इसका भाव बढ़ा रहे हैं, दाम्पत्य का सुख दे रहे हैं। जबकि इस राशि से 10 घर आगे सूर्य और बुध इस भाव का बल बढ़ा रहे हैं, जहां पत्नी भी कई बार कारोबारी या कामकाजी मिल जाती है। अब मैं आपको अल्टीमेट बताता हूं, हमें शनि की दशा में और राहु की दशा में, चाहे अंतरदशा में हो, चाहे महादशा में हो, चाहे प्रत्यंतर में हो, हमें अपने आप को शांत रखना होगा। वहीं पे बुध की दशा में सेहत का ध्यान रखना होगा, जबकि गुरु और चंद्रमा की दशा में मानसिक अस्थिरता का दौर मिल सकता है। इसके अतिरिक्त हमें सूर्य और शुक्र की दशा में अपने चीज़ों को लेकर के, अपने रिसर्च को लेकर के, अपने स्टडी को लेकर के मजबूती रखनी होगी। क्लियर है? शुभ अंक इस कुंडली के लिए 8 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए सफ़ेद और नीला रहेगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए मित्रता मीन नहीं, कुंभ और मिथुन के साथ सिंह वालों से कर सकते हैं। आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते धनु, मेष और सिंह वालों से। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। व्यापार वगैरह भी आपकी कुंडली में अगर बात करते हैं तो आप 100% व्यापार कर सकते हैं, खाने पीने का, फर्नीचर का, ड्राई फ्रूट का, कपड़ों का, बिल्डिंग मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन का, रेंटल प्रॉपर्टी, इतना सारा। अभी सूर्य की दशा होरा चक्र में अगर ग्रहों की बात कर लेते हैं तो उसके आधार पर आपकी कुंडली में सूर्य की दशा 100% बहुत अच्छी जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है ना। पुष्प का दान वगैरह भी करना चाहिए। नक्षत्र के आधार पे अगर मैं बात कर दूं तो आपको आपकी कुंडली में श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, हस्त, भरणी, रोहिणी और मृगशीरा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कोई भी वैवाहिक जीवन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो, यात्रा, तीर्थ आदि से कोई निर्णय लेना हो, तो आप चंद्रमा, गुरु और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दान, पुण्य, पूजा पाठ सब इस दशा काल में हो सकता है। संतति से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप गुरु की दशा, सूर्य और बुध के बाद शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन, व्यापार आदि से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप केतु, सूर्य और मंगल के साथ चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।